मंसूर भैया 2002 कारपोरेशन के इलेक्शन में जनता दल से चुन के आए। उसके बाद से वो मुसलसल 3 मरतबा कारपोरेटर रहे। ऐसे हालात सियासत में जब शहर में रुपये पैसे का बढ़ावा होने लगा, ऐसे वक्त में धीरे धीरे लोग जब करोड़ों लाखों रुपया खर्च करके चुन के आने की बात बोलने लगे, उस वक्त भी मंसूर भाई वाहिद ऐसे मेंबर थे जो कभी रुपये पैसे के दम पे चुन के आने की बात नहीं बोलते थे। इसका दूसरा मतलब यह है कि कहीं ना कहीं सोशल काम काज, लोगों का काम काज करने की तरफ उनका हमेशा यही तवज्जो रही कि लोगों का काम काज किया जाए, इसलिए वो कभी रुपये पैसे से इलेक्शन लड़ा जाए। वो तो मुझे यहाँ तक बोलते थे कि अगर इलेक्शन में जिस वक्त मुझे ये लगेगा कि 8-10 लाख रुपया खर्चा होगा, उस वक्त मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। ऐसे लोग मेरे ख्याल से अब नहीं के बराबर बचे हैं। ऐसे थे हमारे मंसूर भैया, ईमानदार थे, कानूनी मालूमात थी। पार्टी के अलावा बुलंद इकबाल साहब थे। मैं हमेशा कानूनी मालूमात हो या शहरी सियासत पर अगर कोई बातचीत करना हो, शहरी हालात पर अगर कोई बातचीत करना हो, तो मंसूर भैया एक अच्छी राय दिया करते थे पार्टी को और पार्टी के जिम्मेदारों को, और उनकी राय हम माना करते थे क्योंकि शहरी सियासत पे भी वो गहरी नज़र रखते थे। कानूनी मालूमात भी उनको बहुत थी। किसी भी मामले में अगर जब 2017 में गठबंधन हुआ और महागठबंधन का रजिस्ट्रेशन करने की बात आई, तो उस वक्त भी मंसूर भैया काफ़ी उसमें कि किस तरह घटना बनाई जाए, किस तरह नियमावली बनाई जाए कि आगे तकलीफ ना हो। किस तरह से ये एक बात उन्होंने ही बोली थी कि मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब जो हैं वो आज राष्ट्रवादी में हैं, कल ये राष्ट्रवादी में नहीं रहेंगे, तो घटना ऐसी बनाओ कि मुफ्ती साहब को 2019 में कोई तकलीफ इलेक्शन लड़ने की नहीं हो। ये दूरअंदेशी मंसूर भाई की थी और घटना हमने उस हिसाब से बनाई थी जिसका फायदा मुफ्ती इस्माइल कासिम साहब को हुआ कि वो एमआईएम पार्टी में गए। उसके बाद भी महागठबंधन आघाड़ी में कोई भी कानूनी तौर पे तकलीफ नहीं आई। इस तरह मंसूर भाई की सोच रही। मंसूर भाई कभी कोई झगड़ा कहीं हो गया, किसी का कोई मामला हो गया, तो पुलिस कौन सी कलम लगाएंगी ये भी उनको पता रहता था कि अगर यहाँ पे लगी है तो 325 बनेगा, 324 बनेगा, 7 बनेगा या दूसरा कोई, यानी कानूनी तौर पे भी वो इतनी मालूमात रखते थे। मिसाल दूंगा कि 2017 का जो महागठबंधन का इलेक्शन हुआ, उस वक्त गलती से उनको एबी फॉर्म नहीं मिला और वो आज़ाद उम्मीदवार हो गए। सिंबल उनको नहीं मिल पाया, वो आज़ाद सिंबल कप शासन पर इलेक्शन लड़े और चुनकर आए। चुनकर आने के बाद वो बहरहाल पार्टी से बंधे हुए नहीं थे। वो चाहते तो अपना कोई भी अकेले फैसला कर लेते थे, पार्टी की बंदिश उनके ऊपर थी नहीं। उस वक्त कोऑप्शन के जो मेंबरान थे, 5 कोऑप्शन के मेंबरान जाने की जो बात थी, तो बीजेपी के 9 मेंबर चुन के आए थे और वो चाहते थे कि उनके गढ़ में कोई एक मेंबर और आ जाए ताकि उनका एक कोऑप्शन का आदमी चला जाए। कुछ पॉइंट का फर्क था और मंसूर भाई के पास लाखों रुपये लेके दौड़ रहे थे। और कुछ लोग मुझे आकर बोले कि यार मंसूर भाई के पास लोग जा रहे हैं, वो तो एक आज़ाद है, पार्टी की कोई बंदिश नहीं है। मगर मुझे उम्मीद थी और मुझे मालूम था, बोला पार्टी की बंदिश हो ना हो, मंसूर भाई हमेशा पार्टी के साथ मुखलिस रहे हैं, ईमानदार रहे, वो कहीं नहीं जाएंगे। मैं मजाकन उनको बोला कि यार मंसूर भैया बीजेपी वाले बहुत पैसा लेके आ रहे हैं तुम्हारे पास, तो क्या इरादा है? बोले एक तो पहली बात तो बीजेपी जैसी पार्टी के साथ अपने जा ही नहीं सकते। दूसरी बात पार्टी के साथ ही रहना है। अगर पार्टी अपना गढ़ अलग बनाएगी जनता दल के नाम से तो मैं उस गढ़ में रहूंगा। अगर साथ में मुश्तरका गढ़ बनेगा तो मैं उस गढ़ में रहूंगा, मैं उनके साथ नहीं जाऊंगा। ये ईमानदारी मंसूर भाई की थी जो आज बहुत कम लोगों में देखने मिलती है। ऐसे ईमानदार आदमी का चला जाना हमारे लिए बहुत दुख की बात। जुम्मन यहाँ बैठे हैं, उनकी होटल पे वो बैठा करते थे
अभी भी जब उधर से आया गया तो देखो तो ऐसा लगता है कि यार शायद मंसूर भाई बैठे हों। उनकी वहाँ पर भी शहरी सतह पे लोग आते थे, उनसे मुलाकात होती थी, वो शहरी सतह की सियासत पे बात करते थे। उनका चला जाना सिर्फ पार्टी के लिए नहीं, इस शहर के लिए भी दुख की बात है कि ऐसे सोशल काम काज करने वाले लोग जो कारपोरेटर बनते हैं, जैसे बहुत कम लोग हैं जो रुपये पैसे की लालच में नहीं आते, जो रुपये पैसा लगा के चुन के आने की तरफ उनका बहुत ध्यान नहीं रहता। ऐसे लोग बहुत कम है। और मैं उनके भाई यहाँ बैठे हैं, मंजूर अहमद, उनके लड़के हैं अब्दुल माजिद, मैं पार्टी की तरफ से उनके गम में बराबर शरीक हूँ और उनसे ये भी कहता हूँ कि पार्टी हर वक्त आप लोगों के साथ खड़ी रहेंगी। आप पार्टी के साथ रहिए। पार्टी आपको जब ज़रूरत पड़ेगी पार्टी की, अगर मंसूर भाई नहीं है तो भी हम आप लोगों के साथ हैं। पार्टी की आपको किसी भी सूरत में जो भी ज़रूरत पड़े, आप सियासी तौर पे काम काज करिए। उनकी हमेशा ख्वाहिश थी। वो 24 घंटा सियासी आदमी थे। वो अगर कोई होटल पे ही बैठे हैं तो सियासी ही बात करेंगे, कहीं सियासी प्रोग्राम है तो अलग बात है। वो मुख्तलिफ 24 घंटा सियासी काम काज करने वाले आदमी थे। मैं उनके लड़के से यही कहूँगा कि वो कहीं ना कहीं सोशल काम काज करें जो मंसूर भाई किया करते थे और सियासी तौर पे एक्टिव रहे। दूसरी भी कोई बात रहेंगी, पार्टी उनके साथ हर वक्त खड़ी है, हर वक्त खड़ी रहेंगी। जमाती ऑल महाराष्ट्र विकास के दौरे पे मैं जलगांव, यवतमाल, सोलापुर सफ़र कर रहा था। मेरे लड़का फैयाज अहमद ने फ़ोन करके मुझे बताया कि कारपोरेटर मंसूर अहमद का इंतकाल हो गया। मैंने उसको कहा कि पहले तुझे कहाँ से मालूम हुआ? तो बोले व्हाट्सएप। मैंने मंसूर भाई का फ़ोन नंबर निकाला और उन्हीं के नंबर पर फ़ोन किया मैं, तो उनके साहिबजादे फ़ोन उठाए। उनकी आवाज़ से लगा कि बात सच है। फिर रेलवे में था, शोर शराबा था, मुख्तसर उनको तसल्ली दी। बहरहाल आज वो हमारे बीच से चले गए। जैसा कि मोहम्मद मुस्तकीम ने कहा कि जाहिद की होटल पर मेरी भी ज़्यादा मुलाकात मंसूर से वही हुआ करती थी। मुझे याद है मैं बहुत छोटा था, ये लोग कमालपुरे में रहते थे। हाजी मोहम्मद याकूब का एक बड़ा मकान था कमालपुरे में, बहुत बड़ा मकान गिरा जाता था। वहीं पर हम लोग की होटल थी। अक्सर चाय लेकर मैं उनके वालिद दादा के वहाँ जाता था। यानी मैं उस जमाने से इस खानदान को जान रहा हूँ। समझ में नहीं आता कि इस वक्त तो मालेगांव के क्या हालात है, कि जो वाकई में कुछ मिल्लत का दर्द रखने वाले लोग आज भी हैं। जब सब खत्म हो जाएंगे तो दुनिया खत्म हो जाएगी। बहरहाल कुछ ऐसे लोग होते हैं जो यकीनन कुर्सी पर बैठकर खिदमत खल्क करते हैं। उन्हीं में एक नाम मंसूर का है। आज के इस प्रोग्राम में मैं उनके भाई, उनके बेटे, उनके और दिगर जुमला रिश्तेदार खैशो अकरबा को तमाम हाज़रीन की तरफ से ताज़ियत पेश करता हूँ। बहुत दुख की बात है कि ख़ास तौर पर जनता दल के लिए कि खलील वकील के इंतकाल के बाद हमको संभलने का मौका ही नहीं मिल पाया और इतना बड़ा झटका मंसूर भाई के इंतकाल से पार्टी को और शहर को लगा। मंसूर भाई का इंतकाल ये सिर्फ जनता दल के लिए नुकसान की बात है ऐसा नहीं, मालेगांव की सियासत में जो तजुर्बेकार लोग हैं, जिनको कानूनी मालूमात है, ऐसा एक बड़ा जानकार मालेगांव शहर ने खो दिया। ऐसा बेलोस खिदमतगार, ऐसा वर्कर कि अगर एक मामूली, जैसे बताया आपने, मेंबर जब बन जाते हैं तो लोगों के अंदर अपने आप को बहुत ऊंचा समझने की आदत हो जाती है। लेकिन मंसूर भाई के अंदर एक आदत थी कि अगर वो ऑफिस में बैठेंगे, पार्टी ऑफिस में बैठे, चाहे कारपोरेशन में, मेरी ऑफिस में बैठते थे, एक
पार्टी का पुराना वर्कर भी आकर उनको अगर कुछ बदकलामी करके जाता था तो वो उलट का जवाब नहीं देते थे, बोलते ठीक है, उसने बोला, वो मेरे तो पहले से पार्टी में, उसका हक बनता है कि वो मुझे बोले, वो सीनियर है, मैं जूनियर हूँ। कभी उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं मेंबर हूँ, मेरा एहतराम लोग करें। वो इंतहाई सादा तबीयत के आदमी थे। जैसा मुस्तकीम ने बताया कि 2017 में इत्तेफाकन मंसूर भाई को AB फॉर्म नहीं मिला, जिसकी वजह से वो आज़ाद उम्मीदवार बन गए। आज़ाद उम्मीदवार बनने के बाद मेरे ख्याल से पूरे शहर में वो वाहिद मेंबर ऐसे थे जो आज़ाद थे। बीजेपी ने बहुत कोशिश की कि उनके गठ में उनको शामिल कर लिया जाए। गठ बनने से पहले मंसूर भाई मेरे घर पर आए, बैठे, अक्सर वो दोपहर में आया करते थे, बैठा करते थे, बातचीत किया करते थे। मुझे बोलने लगे मुझे बीजेपी की तरफ से ऐसा आया वैसा आया। मैं बोली मैं क्या सुनूं इनका, उठ के मैं किचन में चली गई चाय बनाने के लिए। वापस आई तो बोली तुम क्या चाहते हो मंसूर भाई? बोली मैं चाहता कुछ नहीं हूँ, मुझे बीजेपी की तरफ से ऑफर आया, मुझे दूसरी तरफ से ऑफर आया। तो बोली करना क्या है मंसूर भाई? बोले मैं खुद अपने आप में शर्मिंदा हूँ कि लोगों ने ये समझ कैसे लिया कि मैं तुम लोगों को छोड़ के जाऊंगी। ये बड़ी बात थी उनकी, उनको इस बात का अफसोस था कि मेरे तक ऑफर लाने की हिम्मत कैसे किया थी। सोचो, वो एक मामूली बात से अपने आप में पार्टी के खिलाफ, अगर कोई उनके बारे में कई मरतबा ऐसा हुआ जब ऐसे हालात आए तो उनको घर की तरफ से भी दबाव आया, लेकिन वो अपने उसूलों से कभी हटे नहीं। 2002 में पहली बार वो कॉरपोरेटर बने, साथ ही निहाल अहमद साहब मेयर बने। एक वक्त ऐसा आ गया था कि एक सवाल पे शिवसेना, कांग्रेस, बीजेपी और बहुत सारी लोग इकट्ठा हो गए और ऐसा हो गया था कि जनता दल जो थी वो मीटिंग अगर चलती तो हमारा कोरम, हमारी अक्सरियत नहीं थी। मीटिंग से पहले ही हालात ऐसे बन गए थे कि अगर मीटिंग में विषय आएगा तो हमारी अक्सरियत नहीं रहेगी, सब इकट्ठा हो चुके थे। साहब हनीफ भाई साहब ने मंसूर भाई को बुलाया, हनीफ साहब भी वहाँ मौजूद थे और ये बोला कि भाई मंसूर आज अगर मीटिंग चलेगी तो अपनी अकलियत में है ये दिख जाएगा, सब एक हो चुके हैं। तो मंसूर भाई बोले क्या करना है साहब? बोले कुछ ऐसा सोच कि मीटिंग ना हो पाए। तो मंसूर भाई ने बोला ऐसा करते हैं साहब, इतना तमाशा करते हैं कि मीटिंग तयकूब हो जाए। साहब बोले कि फिर उन्होंने बताया ऐसा करते वैसा करते। साहब पूछे करेगा कौन? तो बोले मैं करूँगा। यानी ये उनके अंदर सलाहियत थी, वो सिर्फ मशवरा नहीं देते थे बल्कि उसमें हिस्सेदार बनते थे। वो कभी किसी से डरे नहीं। लोग ये समझते होंगे जो करीब से नहीं जानते थे मंसूर भाई को कि वो इंतहाई शांत तबीयत के, लेकिन ऐसा नहीं था। जिस वक्त उनको ऐसा लग जाए कि कोई गलत बात करता है कतई बर्दाश्त नहीं करते थे। वो कितना भी रुस्तम आदमी हो ना, वो जबान से चपते थे और जरूरत पड़ती थी तो वो हाथ उठाने को भी डरते नहीं थे। इलेक्शन में मैंने कई बार देखा कि जो लोग डरते थे फला फला गुंडा आ रहा है, मंसूर भाई बोलते थे मैं बैठा हूँ आने दो किसको आना। यहाँ तक कि मीटिंग हॉल में भी कोई बड़े से बड़ा आदमी हो वो किसी को जवाब देने में उन्होंने कभी लिहाज या डर महसूस नहीं किया। बुलंद इकबाल के इंतकाल के बाद जो हमारे करीबी साथी थे, जो हमारे फैसलों में जिनका हिस्सा होता था, ऐसे हनीफ साबिर साहब, खलील वकील साहब और अब मंसूर भाई हम लोगों से जुदा हो गए, जिसकी वजह से हमको अब फैसला लेने में बहुत सारी मुश्किलात आती है। जब मुस्तकीम जेल में गए उसके दूसरे दिन मैं मंसूर भाई को बुलाई, क्योंकि मंसूर भाई के अंदर एक सलाहियत थी कि वो माहौल कितना भी गमगीन माहौल हो, किसी तरह की भी परेशानी हो, अपनी बातों से माहौल को बिल्कुल हल्का कर देते थे। मैं उनको बुलाई, बोली अब मुस्तकीम जेल में है, मैं क्या करूं? तो मुझे बोले तू आराम कर। बोली मतलब? बोले देख सियासी आदमी 24 घंटा ना काम पे रहता है, यह सियासी आदमी को छुट्टी का मौका नहीं मिलता, ना हमको त्यौहार में छुट्टी मिलती ना एतवार को छुट्टी मिलती। तो समझ ले मुस्तकीम छुट्टी पे गया है, उसको सुकून से रहने दे और तू भी सुकून से। यानी ये उनका मिजाज था कि वो माहौल को बिल्कुल हल्का कर देते थे और जो सोच नहीं सकता इतनी अहम परेशानी में भी वो ऐसे बातें कर देते थे कि इंसान को मशवरा भी मिल जाता था और सुकून भी हो जाता था। ऐसी तबीयत के मालिक वो रहे जिन्होंने सियासी तौर पर मालेगांव शहर में अपनी एक पहचान बनाई। कोई भी पार्टी का आदमी हो उनको लिहाज से, अदब से और इज्जत से ही उनका नाम लेते हैं। और इंशाअल्लाह मेरी दरख्वास्त उनके घर के, उनके भाइयों से, उनके बच्चों से ये है
कि जो मंसूर भाई की काबिलियत थी, जो उनकी सलाहियत थी, लोग जो उनकी इज्जत करते थे, उनके इंतकाल पर जो लोगों के अंदर हैरत थी। मुझे कई मैसेज सुबह सुबह, पहला फ़ोन मुझे जाहिद जुम्मन ने सुबह 5 बजे किया और ये बोला कि भाई मंसूर भाई का इंतकाल हो गया। मुझे बहुत हैरत है, मुझे तुमको मालूम है ना? तो बोले मुझे पक्का पता है। हैरत की बात हम लोगों के लिए भी थी। उसके बाद से जो लोग मैसेज मुझे कर रहे थे सुबह ऑनलाइन देख के, उन्होंने ये मुझे बात सही है क्या, यानी लोग ये सुनना चाहते थे कि नहीं ये खबर गलत है। कई मैसेज ऐसे आए कि बात सही है क्या। जो मंसूर भाई ने शहर में अपनी इज्जत और एक मुकाम बना के रखा था, उसको जिंदा रखने के लिए आप भी समाजी तौर पर और सियासी तौर पर उनके खानदान वालों से मेरी दरख्वास्त है कि वो जुड़े रहें, ताकि मंसूर भाई के जो काम है वो जारी रहे। उनका जो तरीका था काम करने का, उसको अपनाते हुए आप लोग उनके काम को, उनकी इज्जत को कायम रखें मालेगांव शहर में। ये आप लोगों से मेरी जनता दल की तरफ से दरख्वास्त है। आप लोग सिर्फ मंसूर भाई सियासी हमारे ताल्लुक थे ऐसे नहीं है, उनसे निजी ताल्लुक थे। हर मुश्किलात में, परेशानी में, दुख के माहौल में वो एक बड़े सरपरस्त की तरह हमारे साथ हाजिर रहे। इसलिए जब आप लोगों पर ये मुसीबत आई है तो हम जनता दल की तरफ से, खानवादे निहाल अहमद की तरफ से, जनता दल के वर्करों की तरफ से आपसे इस बात की हम लोग वादा करते हैं कि हमारी जहां आपको ज़रूरत पड़े, आप बिना लिहाज के हमको बोले, हम आप लोगों के साथ हमेशा हाजिर रहेंगे। सालिहात के साथ जनता दल परिवार गुजर रहा है। उस परिवार की तकलीफ, इज़्ज़त हर वर्कर के चेहरे पर, दिल में मौजूद है। जब निहाल अहमद साहब ने पहली बार मंसूर अहमद के घर जाकर दरख्वास्त की कि मैं तुमको अपना मेंबर बनाना चाहती, मेरे पास कुछ लोग आए, उन्होंने बोला साहब उसके घर गए थे, क्योंकि वहां और भी लोग टिकट मांग रहे थे, और मंसूर के लिए कहा कि तुम खड़े हो जाओ। जब साहब घर आए और मैंने उनसे पूछा कि तुम मंसूर अहमद के घर गए थे, जब तुम्हें जानती भी नहीं थी, कोई नहीं जानता था उस शख्स, पहली बार। साहब बोले हाँ, मैं उस आदमी में न जाने क्यों मुझे ऐसा महसूस होता है कि ये बाउसूल रहेगा, बावफा रहेगा। और मैं उसके घर गया और मैंने उसको कोशिश की कि वो खड़ा हो जाए। सुलेमान मामा और डॉक्टर नवल मेरे यहाँ बैठे थे, उन्होंने कहा कि वो आदमी तैयार हो जाएगा। बोले हाँ, मैं और कोशिश करूंगा, मैं और उसके पास जाऊंगा तो वो खड़ा हो जाए। जब मंसूर भाई खड़े हुए, वो चुन कर आए, तो पहला मेंबर था मेरे घर आने वाला। जब वो मेरे घर आए, साहब बैठे थे, उन्होंने मुझे कहा कि ये मेंबर है, ऐसा मैं सोचना, ये मेरा करीबी रिश्तेदार है उसकी माँ की तरफ। ये मैं नहीं जानती, मैंने कभी पूछा भी नहीं कि उनका रिश्ता क्या है, लेकिन ये बात साहब ने कही कि उसकी माँ की तरफ से वो मेरा करीबी रिश्तेदार है। ये रिश्ते को, ये वफा को, ये उसूल को, जिस मोहब्बत, जिस उनसियत, जिस कुर्बानी और त्याग से सींचा, निभाया मंसूर ने, वो अपनी मिसाल आप जब जब चुन कर आए, तब तक उस आदमी को जब जब जिस हालात से भी गुजरना पड़ा, वो आदमी उस हालात से गुजरा है। पार्टी में लोग लिबासों की तरह पार्टियां बदलते हैं, लेकिन वही शख्स थे वो, जिस हिस्से में रहते थे वहां काम करने की लालच, पैसे रुपये की लालच। मैंने यहाँ तक देखा कि जब दाभाड़ी हल्के से खड़े रहने की, परेशान धीरे की बात आई, तो मंसूर अहमद पार्टी ऑफिस में मौजूद थे कि मैं इस आदमी का काम करूं कि नहीं करूं। वो सेकुलर, जब उस वक्त वो सेकुलर पार्टी से खड़े थे, लोग का ख्याल भी नहीं करते सेकुलर और फिरका परस्ती का आज के जमाने में। लेकिन वो शख्स अपने लीडर से ये पूछने आया कि क्या मैं इस आदमी का काम करूं कि नहीं करूं। साहब बोले कि मैं तुझे खुद ही बोलने वाला था कि अपने पास तो कोई उम्मीदवार है नहीं, यही एक अच्छा आदमी है सेकुलर, इसी का काम करो। और साहब से पूछने के बाद
उस आदमी ने अपने वर्करों की मीटिंग ली और वर्करों को लेकर पार्टी ऑफिस पे कि साहब इनको बोलो जो आप मुझे बोलो। इस कदर की वफादारी, इस कदर की उसूल परस्ती बहुत कम देखने में मिलती है। जब साहब बीमार थे उसने बुलंद इकबाल को फोन किए। बुलंद इकबाल मुझको दवाखाने में बोला कि मंसूर भाई चंद लोगों को लेके आ रहे हैं। इंतकाल से चंद घंटों या मिनटों पहले की बात थी। मंसूर जब आया तो मंसूर को लोग पकड़ के समझा रहे। मैंने ऐसा कई मर्तबा देखा बाउसूल आदमी की बाउसूली, ये शख्स कभी टस से मस नहीं हुआ। हम तो कहते हैं कि बहुत ही मुख्तसर तारीख दौरे जिंदगानी है, बहुत ही मुख्तसर तारीख दौरे जिंदगानी है किसी की गोद में आना, किसी के दोष पर जाना। मुझे जब सुबह सुबह शाम ने 5:21 पर फोन किया तो असल में होता ही है कि मुझे फजर के टाइम वो नमाज के लिए कभी कभी उठाती है, अब अजान नहीं होती तो मैं उसको बोली कि उठ गई हूँ। वो कुछ देर के लिए रुकी, फिर वो मुझे बोली कि खबर है मंसूर भाई का इंतकाल हो गया। मैं बोली मैं तो अभी व्हाट्सएप देख रही थी, कहीं नहीं लिखा है, खबर गलत हो। इनका नाम बताया जाहिद उमर साहब का कि इन्होंने उनको खबर दी और वो खबर सही निकली। हम आज जिस दौर से गुजर रहे हैं, साहब के इंतकाल के बाद बुलंद इकबाल, सिराज भैयन, हामिद जफर, फरोग जाफरी, अभी चंद दिनों पहले उस्मान रज्जब, खलील वकील, मंसूर भाई, ऐसे कई है जिनके नाम हम पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं, लेकिन पेज दर पेज जिस जख्म और जो जख्म गहरा होता जा रहा है जनता दल परिवार का, अल्लाह इस जख्म को भरने की और कुव्वत हमको बर्दाश्त करने की दे और उस घर को भी दे जिस घर में इतना लायक, काबिल, सलाहियत रखने वाला इंसान, तरबियत याफ्ता पैदा हुआ। मुझे याद है कि जब कभी पुलिस स्टेशन में कोई बात होती तो साहब के उसूल के मुताबिक ये शख्स बोलता कि पहले जाके कंप्लेन करो। फिर कभी बात ऐसी हो जाती कि बड़ा जरा संगीन मामला है तो फिर मुझे फोन करते कि तुम आयशा नगर पुलिस स्टेशन में आ जाओ। जिस दिन मुर्तजा छंगू का इंतकाल हुआ उस दिन हम लोग दोनों चंद वर्करों के साथ आयशा नगर पुलिस स्टेशन में थे। साहब हयात थे और वो कोशिश ये थी मंसूर भाई के पहले दोनों को समझा दे। फारूक शाह के साथ की लड़ाई, तो उस वक्त उनकी वालदा मेंबर थी। ऐसे लोग जब बिछड़ जाते हैं, मुझे एक वाकया याद आता है कि जब उनको सिंबल नहीं मिला इलेक्शन से, मतलब वक्त खत्म होने से 10-15 मिनट पहले उन्होंने मुझे फोन किया कि मुझे ये भी फॉर्म नहीं मिला। हमारी आदत थी कि हम लोग नॉमिनेशन फॉर्म भरने के वक्त मैं, खलील वकील और हनीफ साबिर प्रांत ऑफिस के बाहर बैठते थे। जब कोई फॉर्म निकालता था तो जब भी हम वहाँ बैठते थे, मुझे फोन आया तो मैंने बुलंद करीबी था उसको फोन किया कि ये मंसूर को ये भी फॉर्म नहीं मिला। मैंने दोबारा फोन किया मंसूर को कि तुमको ये भी फॉर्म नहीं मिला, आज़ाद रहोगे, खड़े हो जाओ। तो मुझे उसने पलट कर कहा मैडम कोई दुख मत करना, मैं सिर्फ तुमको बताना चाहता था मैं जहाँ रहूँगा सिर्फ जनता दल का रहूँगा, मैं किसी पार्टी का नहीं रहूँगा, कभी नहीं रहूँगा। ये हौसला, ये मोहब्बत अपने लीडर से, अपनी पार्टी से बहुत कम देखने को मिले। सोहेल करीम को साहब पार्टी में लाए। ये एक नौजवान था, इसको पहली बार टिकट दिया गया तो मैं जाके तकरीर करते हुए बोली कि तुम पहले नौजवान हो जिसको पार्टी में लाया गया है। ये रिजवान सर को साहब पार्टी में लाए। ऐसे चेहरे लाए गए जो पार्टी का वक़ार बन सके, पार्टी की इज्जत बन सके, पार्टी को निभाह की तरफ ले जा सके। आज जिस दर्द से आप गुजर रहे हैं, उनका घर गुजर रहा है, मैं उनके घर से दरख्वास्त करती हूँ कि आप हमको अपने परिवार का, अपने खानदान का, अपने फैमिली का हिस्सा माने जैसा मंसूर ने माना। जब मुस्तकिम जेल में था और शान ने यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने की कोशिश की तो पुलिस उसके घर आ गई। उसने मैं पार्टी ऑफिस में हारून भाई, मैं
कुछ काम करते हुए बैठे थे खिदवाई रोड पे, मुझे शान ने फोन किया, ये वो बोली है कि मेरे बच्ची को ले जाओ अपने घर, मैं जेल में जाना चाहती हूँ। तो मैं खलील वकील को फोन किया, हारून मास्टर, मैं उसके घर गए तो मंसूर भाई सामने बैठे थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस न ले शान, इसके लिए पुलिस उनके घर बैठी, रिजवान सर वगैरह सब आए, खलील वकील आए, लेकिन मंसूर भाई बोल रहे थे कि डरना मत, जो होगा अपन हर हालात के लिए तैयार है। सब लोग यही बोल रहे थे, मगर हमेशा शान के पास सलाहकार के तौर पे, रहनुमा के तौर पे, हमदर्द के तौर पे, एक दोस्त की तरह साथ देने वाली शख्सियत को हम सब ने आज खो दिया है। एक ऐसा जख्म पेदर पे मिलने वालों जख्मों में से है जिसका मुंतमिल होना नामुमकिन है। हम ऐसा मानते हैं कि मशीयत इज़्ज़ी अल्लाह हर चीज का कुछ ना कुछ रास्ता निकाल लेता है, और अल्लाह कुछ ना कुछ उसका अजर सवाब, कोई ना कोई मशीयत इज़्ज़ी से कोई नया लीडर पैदा करेगा, उस घर में हो या उस एरिया में हो, जो पंचायती भी काम करता था, जो लोगों को सलाह मशवरा भी देता था, जो पुलिस स्टेशन में भी लोगों के साथ खड़ा रहता था, जो हर वक्त अपनी पार्टी के साथ खड़ा रहता था, अपनी पार्टी के लोगों के साथ, वर्करों के साथ खड़ा रहता था। आज ऐसे हमदर्द गमगुसार को जनता दल परिवार ने और उनके अपने खानदान ने खो दिया है। मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, उनके घर को और मेरे जनता दल परिवार को सब्र ज़ब्त की तौफीक दे। और इस शख्स की मग़फ़िरत के लिए मेरी आदत है कि मैं पढ़ती रहती हूँ, और जब मैंने सुना था तो फजर की नमाज से पढ़ना शुरू किया था। आप भी इस शख्स की आखिरत में अजर सवाब के लिए पढ़े और अपने परिवार का हिस्सा माने। मैं आप तमाम के दुख में बराबर की शरीक हूँ।